नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी को मैं बता दूंगा दिस इज मॉक नंबर 10 जो आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए बिल्कुल ही अद्भुत मॉक होने वाला है। ये पूरी श्रृंखला चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि इस श्रृंखला को रोक दिया जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, श्रृंखला को रेगुलर रखा जाए। ओके, टाइम के ऊपर डिस्कशन चल रहा है तो जो जो बच्चे आए हैं, ओम नमः पार्वती ही पते हर हर महादेव, स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम भाई। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो, बहुत कुछ रिफॉर्म्स आ जाए, आज प्रॉमिस डे था, आप लोगों से प्रॉमिस भी करेंगे हैं, माहौल भी बनाएंगे, हर कुछ किया जाएगा। ठीक है, और जो करंट अफेयर की मैराथन की पीडीएफ थी वो भी आज आपकी अपलोड कर दी जाएगी, वो भी इसी के अंदर सेव है भाई जी। ठीक है, तो सब कुछ आपको आज मिलने वाला है, रेडी रहिएगा। और राम 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 राम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं? एक बच्चा कह रहा है चच्चा राम राम। हमारे यहाँ एक ये बड़ा कॉमन क्लॉज होता है, ठीक है, चचा कहना बड़ा कॉमन सा है हमारे यहाँ। तो जितने के बालक क्लास में आने लग रहे हैं सर, एक बार क्लास में लाइक कर दो, फिर चलो भाई सब स्टार्ट करते हैं क्लास को। मॉक नंबर 10 है। आप सारे इन बातें ना जानो हो कि सर जी यो जो आप पढ़ान लाग रहे हो दिस इज जीके जीएस और यूपीएसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए गणी कसुती क्लास है भाई। 2025 का जो आपका एग्जाम है यूपीएसआई का, कांस्टेबल का 2026 वाला, तो दोनों के लिए एकदम कमाल की क्लास है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझिएगा कि भाई यहाँ पर जो चीजों की चर्चा होने वाली है वो कंप्लीट जीएस के लिए जो चीजें हो सकती हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ कंप्लीट जीएस के ऊपर भी चर्चा की जाएगी, है ना। कंप्लीट जीएस यानी जीके के ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी, करंट अफेयर्स पे भी चर्चा की जाएगी, मूल विधि के क्वेश्चंस भी होंगे, मूल विधि के क्वेश्चंस भी इसके अंतर्गत होंगे, और आपके साइंस के क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत होंगे, एंड करंट अफेयर के साथ साथ इसमें यूपी जीके के क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो सीधे आपके पेपर में आते हैं वो सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि सर यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए जब बातें करा ही रहे हो तो बता दीजिए कौन सा मॉक है। ये मॉक नंबर 10 है। शुरुआत के 9 मॉक आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। अगर आप जाएंगे अपनी प्लेलिस्टों के अंदर, आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा यूपीएसआई जीके जीएस प्रैक्टिस क्लास प्लेलिस्ट। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास प्लेलिस्ट है। आपको देखने को मिला पहला पेपर 36,000 लोग देख चुके हैं, बाकी भी चीजें चल ही रही हैं, अभी 108 लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है चीजें रुक जाएंगी, बिल्कुल नहीं रुकेंगी। माहौल पूरा खींच के रखा जाएगा, चीजें चलती रहेंगी। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक बात है, स्टार्ट करते हैं। लीजिए, ये वर्दी अगर आपको चाहिए, इस वर्दी को अगर आप चाहते हैं कि वर्दी आपकी हो जाए तो इसके लिए मेहनत लगती है, वो मेहनत आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए लीजिए, सवाल आपके सामने है और सवाल बहुत बढ़िया लेवल का है। अब यहाँ पे आज के मॉक के अंदर अगर कोई बच्चा 40 में से 20 क्वेश्चन सही कर पाता है तो आप मानना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए तो यार दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत है, विजयी भव सीरीज आप कर देना दोबारा से, और जो 30 डे सीरीज चल रही है उसके अंदर अपने योगदान को थोड़ा और बढ़ा लो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल बढ़िया है। Here are the questions with the numbering as requested. Type exactly as provided. Consider the following statement relating to the estimation of national income. राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भारतीय दूतावास में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी हैं। फॉरेनर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो दूतावास में एम्बेसडर काम करते हैं दूसरे देशों के होते हैं। कहा जा रहा है कि भाई ये फॉरेनर्स जो है, जो भारत के एम्बेसीज में काम करते हैं, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। मतलब उनको कंसीडर किया जाएगा कि वो हमारे यहाँ पर भारतीय नागरिक ही आपके कंसीडर किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए, दूसरा है, भारत में अव्यवस्थित डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ आदि के कार्यालय में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी नहीं। अच्छा जी, ठीक है। तीसरा, भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय भारत के सामान्य निवासी नहीं है। अब पॉइंट पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत आप मुझे बताइए राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में कौन सा सही होगा। किस किस की राष्ट्रीय आय इसके अंदर शामिल होगी, किस किस की राष्ट्रीय आय इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं कौन सी चीजें आपको सही देखने को मिल जाएंगी, कौन से स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल जाए। अब बात को मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन दो तरीके से क्रिएट हो सकता है। पहला पॉइंट है, भारतीय दूतावासों में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी निवासी होंगे और इनका जो सैलरी होगी, इनकी जो सैलरी होगी, इनकी सैलरी होगी, यह हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी।
नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी। क्या ये सही है? सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ इनकी सैलरी यहाँ पर आपकी क्रिएट होगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है कि इनकी सैलरी हमारे यहाँ क्रिएट होगी। दूसरे भारत में जो अव्यवस्थित है, फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ WHO वर्ल्ड में QNO, जो इंडिया के अंदर है, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ये भी करेक्ट बात है। जी हाँ, जो WHO, वर्ल्ड बैंक, UNO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, इनको नेशनल इनकम के अंदर इनकी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, इनकी कैलकुलेशन नहीं होगी। और ये जस्ट पहले का ऑपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें यही कर रहा है कि निवासी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला और दूसरा इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत बढ़िया लेवल पर बताया है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, किस संशोधन में सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? बताइए। ये थोड़ा आसान सवाल है। ठीक है, देखो, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर GD का पेपर पीछे हट जाएगा, नहीं हटेगा। विनम्र निवेदन फिर से सुनिए बेटा, GD वाला तो ऐसा है कि जिसपे वीडियो बनाकर मैं फटाफट व्यू कमा सकता हूं। मतलब अभी वीडियो डालूंगा, कल सुबह तक 50,000 पहुंचेगी, वो आराम से, बहुत प्यार से पहुंचेगी 50,000। और अगर उसमें चटक मटक डाल दूं, कब होगा पेपर, सरकार ने अन्याय क्यों करा, सरकार ने बच्चों की छाती फाड़ी, लाख पहुंचेगी वीडियो। बट मैं नहीं चाहता यार ये चीजें करना। अब हमारे जो जीत नारायण चैनल है, आप लोगों का चैनल बिल्कुल साफ रहेगा। इस तरीके की भ्रामक फर्जी वीडियो नहीं है कि आंसर की कब आएगी, कट ऑफ क्या होगा, नहीं, हम इन चीजों से दूरी बना रहे हैं। मेरा थोड़ा मानसिक तौर पर मैं ये चीजें नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता यार ये चीजें मैं करूं। जो बच्चे कह रहे हैं स्लॉट क्यों ना है, सेल्फ स्लॉट बुकिंग हो जाएगी ना। देखो बच्चे, जो GD का स्लॉट बुकिंग है ना, GD का जो स्लॉट्स वगैरह की बुकिंग है, इसकी वजह से घपला हो रहा था, इसकी वजह से घपला हो रहा था। और इसी घपले की वजह से काफी लोगों ने इसको नेगेटिव ठहरा दिया था, इसी वजह से। ठीक है, चलिए, इसी वजह से इस चीज को शायद रोके जाने का प्रयास हो सकता है। अगर हम बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967, 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा, 15th लैंग्वेज के तौर पर चुना गया। और जो सिंधी भाषा है, गुजरात और राजस्थान में बोली जाती है। यह बोली जाती है गुजरात में, यह बोली जाती है राजस्थान में, यह बोली जाती है राजस्थान। ठीक है, यह वो था जब 15वीं भाषा जोड़ी, 8वीं अनुसूची में जोड़ी। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो 14 थी, अभी भाषाएं 22 हो चुकी हैं। पहला 21वां संविधान संशोधन है, उसके बाद 71वां है जो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। कोंकणी जो है वो 16वीं है, ये 17वीं है, ये 18वीं है। इसके अलावा 92 में हुआ था, 2003 में, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली भाषा इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली यहां पर जोड़ी गई थी। आगे हम बात करते हैं अगला। तीसरे नंबर का सवाल बताइए, निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? देखो, जो कंपाउंड यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, वो कंपाउंड आपके कौन से यूज होते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंतर्गत कौन से कंपाउंड आपके यूज होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पूछा जा रहा है। फटाफट हम बात करते हैं, क्या चीज इसके अंतर्गत यूज हो जाएगी, क्या चीज इसके अंतर्गत यूज नहीं होगी। ठीक है, चलिए, किस प्रकार का यूज किया जाता है वो भी आपको बताना है। देखो सर, करेक्ट आंसर होगा इसका AG OG लोजी सुनोजी, मैं हूं मनमोजी। करेक्ट आंसर होगा AG, याद रखना। ठीक है, चलिए, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा AG अर्थात सिल्वर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिल्वर हैलाइड प्रकाश के अंदर ही, सिल्वर हैलाइड प्रकाश में 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 ही आपके ये जो फोटोग्राफी है ना, व्हाइट फोटोग्राफी, सिल्वर हैलाइड प्रकाश के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर हैलाइड प्रकाश में ही इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश में ही आपके फोटोज जनरेट होते हैं, फोटोज आपके जेनरेट होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सिल्वर हैलाइड। तो सिल्वर का यूज इसके अंदर किया जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसमें कॉपर है, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखना। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये भले ही आप याद रख सकते हैं दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट साथ ही साथ ये भी याद रख लेना भाई जी कि सिल्वर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट क्योंकि सिल्वर महंगा पड़ता है,
इस वजह से देखने को मिलता है, ये चीजें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में क्या सत्य है। मैं आपको बता दूं, ये सवाल यूपीएसआई में नहीं आएगा, ये सवाल यूपीएसआई में नहीं आएगा, बट यह मैंने सामान्य सामान्य जानकारी के लिए शामिल कर दिया है। सामान्य जानकारी के लिए मैंने इसको शामिल कर दिया है। यह क्वेश्चन यूपीएसआई में नहीं आएगा, यूपी पुलिस में शायद हो सकता है, क्योंकि यह आपका अतिरिक्त में आ जाता है कई बार। तो इसके बारे में आप बताइएगा किस तरीके की चीजें देखने को मिलती, फटाफट बताइए। जो डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालिक कथन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, तो बताइए। यह केवल आपराधिक मामले में ही स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। जब क्रिमिनल केस है तो ये उसी में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए मैंने बताया ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस यह देखने को मिल जाएगा, ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस आपका ये देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा, यह उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए जिसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। जिसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो मतलब एक पर्सन है जिसके ऊपर डाइंग जैसी कंडीशंस क्रिएट हो चुकी हैं, यानी जिसको मौत का खतरा है, वो यहां पर इस चीज को कर सकता है। यदि व्यक्ति जीवित बच जाता है तो यह साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं रहता। करेक्ट बात है, अगर व्यक्ति जीवित बच जाता है तो वह आपका साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होता। सुइसाइड नोट की चर्चा यहां पर की जा रही है, दिस इज सुइसाइड नोट की चर्चा है, सुइसाइड नोट की चर्चा है, सुइसाइड नोट की चर्चा यहां पर की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा व तीसरा, ये तीनों ही कथन इसमें सही है। नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा भी इसमें सही है। बेटा इस मृत्युंजय के अलावा किसी और बच्चे को धुंधला तो नहीं दिख रहा है? ठीक है, हाँ ऑल होगा भाई बच्चे, ऑल होगा। पांचवें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजा बांध दिया। ये सवाल मैं तब पढ़ाता हूं जब मैं आर्टिकल 263 पढ़ा रहा होता हूं। जब मैं आर्टिकल 263 पढ़ाता हूं तब मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। व्हेन आई टीच यू आर्टिकल 263 देन आई टॉक अबाउट दिस, तब मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। ठीक है, तो बात को समझना, जब मैं आपको पढ़ाता हूं आर्टिकल 263, जब मैं आपको पढ़ाता हूं आर्टिकल 263, तब मैं इसकी चर्चा कर रहा होता हूं। 263 आपका क्या है? इंटर स्टेट रिलेशन है। इंटर स्टेट रिलेशन आपको देखने को मिलता है, इंटर स्टेट रिलेशन आपको देखने को मिलता है। इसके लिए जो समिति है, आर्य सरकारिया समिति 1983 में बनती है, 1983 में। रिपोर्ट कब आती है इसकी? रिपोर्ट आती है 1989। ठीक बात याद रखना। मदन मोहन पुंछी समिति 2007 में बनती है, रिपोर्ट सेम ईयर देते हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 1979 में बनती है, राजमन्नार कमेटी 1969 में बनती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है मदन मोहन पुंछी कमीशन, क्योंकि 2007 की बात है तो पुंछी कमीशन ही 2007 में आपको देखने को मिलता है, कोई और कमीशन आपका है ही नहीं 2007 का, है जी? याद रखोगे कि नहीं? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट यही है? बिल्कुल नहीं है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल 262 यूज होता है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। जल विवाद के लिए आर्टिकल यह है, जल विवाद के लिए आर्टिकल आपका यह है, और यह सवाल आपका पूछा जा चुका है सीजीएल के अंदर भी, सीजीएल के अंतर्गत भी है आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या अतिरिक्त आ रही होगी, और अपितु आप इसको याद भी कर पाए होंगे। ठीक है, चलो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट यही है क्या सर? नहीं है बच्चे, पंकज भाई बिल्कुल नहीं है। छठवीं नंबर का सवाल बताइए, हाउ मेनी डेज इज द गोवा कार्निवल हेड वेयर ग्रांड एंड कलरफुल टैब्लेट्स म्यूजिक एंड डांस स्टाइल आर पार्ट ऑफ कार्निवल एक्स्ट्रावेगेंजा इन गोवा। गोवा कार्निवल कितने दिन तक आयोजित किया जाता है, जहां भव्य व शानदार रंगीन झांकियां, संगीत व नृत्य शैली गोवा में कार्निवल के भव्य आयोजन का हिस्सा होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो गोवा कार्निवल आपको देखने को मिलता है, जो गोवा कार्निवल आपको देखने को मिलता है, ये कितने दिन आपका चलता है, इसके बारे में चर्चा करिए और बताइए थोड़ा सा कि गोवा कार्निवल कितने दिन चलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखना। देखो बच्चे, मैं एक ना आपको बहुत बहुत रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हालांकि इतना भी सच नहीं बोलना होता किसी टीचर को, पर यार मैं बोल देता हूँ। आप ये जो वीडियोस देखते हैं ना कि एनटीपीसी के एग्जाम की डेट कब, ये सब चीजें, ये सब जो चीज है, ये वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से मतलब फर्जी में व्यूज बढ़ाए जाते, ये सच बात है। बहरहाल इसमें समझना ये 3 दिवसीय होता है, बहरहाल इसमें समझना ये 3 दिवसीय फेस्टिवल होता है। ठीक है, याद रखना। ऐसे याओशांग आपको देखने को मिलता है, याओशांग। याओशांग की अगर मैं चर्चा करूं, याओशांग आपका 5 डेज फेस्टिवल ऑफ मणिपुर,
5 डेज फेस्टिवल है मणिपुरा। ये मणिपुर का 5 दिवस का फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। मणिपुर का फेस्टिवल है वो भी 5 दिन आपका ये मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। बट ये एनटीपीसी का जो डेट है ना, एनटीपीसी की डेट है एग्जाम की, क्लियर नहीं है, बट एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वह आपको देखने को मिल सकता है अपने अप्रैल के एग्जाम में, अप्रैल के मंथ में देखने को मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 3 दिवसीय फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। गोवा का जो गोवा कार्निवल है ये है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ गोवा के अंदर आपके और भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे गोवा है, गोवा के अदर फेस्टिवल्स की बात करता हूँ, अदर फेस्ट की बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिलता है। जैसे देखनी है, देखनी आपको देखने को मिलता है, फुगदी है, यह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे है तरंग मेल है, तरंग मेल आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर द फेमस फेस्टिवल ऑफ द गोवा, राइट। छठे के बाद 7वें नंबर का सवाल बताएं, भारत में विद्युत अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कहां पर किया जाता है? भारत में विद्युत अपीलीय अधिकरण कहां पर आपको देखने को मिलता है? हर हर महादेव, अमन राजभर भाई, ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए यह कब आपका बनता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लीजिए, या ट्राइब्यूनल कब बनता है, ठीक है। अनूप फटाफट बताओ, अनूप जलोटा, देखो करेक्ट आंसर याद रखना। जो इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेम ईयर में बनता है। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 2003 में बना है, ये भी 2003 में बना है, ये भी 2003 में बना है। 2005 में हम देखते हैं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और 2005 में आपका नरेगा एक्ट भी आया था, नरेगा एक्ट भी आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया था 2006 में, लागू होता है। तो नरेगा की अगर मैं चर्चा करता हूं, यह लागू कब हुआ था? लागू होता है मार्च साहब 2006 में, वो भी 2 सितंबर को। और ये मनरेगा कब बन गया? मन से बोले मनरेगा, मनरेगा आपका बनता है 2009 में, वो भी 2 अक्टूबर में, ठीक है। तो लेवल है जी बातों का, करेक्ट आंसर इसका 203 होगा। अगर हम एपीलेट ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, यह स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंटर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको एस्टैब्लिश करे, ठीक है। चलिए, तो ये सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको एस्टैब्लिश करे, सेंटर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और ये बात लिखी हुई कहां है कि सेंटर गवर्नमेंट इसको बनाएगी? आर्टिकल 247 में ये बात लिखी हुई है कि सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा यह बनाया जाएगा। 8वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वास्तुकार ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का डिजाइन किया है? फटाफट, ये बढ़िया बढ़िया सवाल, और ये बड़ा पूछा गया है कि विक्टोरिया टर्मिनस किसने बनाया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, बताइए फटाफट। करेक्ट मार्क्स करते हैं, इसका है डब्ल्यू एफ स्टीवंस, डब्ल्यू एफ स्टीवंस के द्वारा बनाया जाता है। डब्ल्यू एफ स्टीवंस के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बनाया गया है। काफी फेमस सवाल रहा है ये। यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, यह महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलता है, थोड़ा सा याद रखिए, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जो बोरीवली बंदरगाह था, वो सॉरी बोरीवली रेलवे स्टेशन था, वो इसी के पास था, ठीक है, इसी के नजदीक था। और कमाल की बात आपको ये देखने को मिलती है कि ये यूनेस्को साइट के अंदर भी शामिल कर दिया गया है। इसके जो डिजाइन है, वो डिजाइन इसका जो देखने को मिलता है, डिजाइन आर्किटेक्ट जो है, डिजाइन आर्किटेक्ट जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है? कैथोलिक आर्ट है इसकी, कैथोलिक है वो, कैथोलिक है, कैथोलिक, कैथोलिक, विक्टोरिया गॉथिक डिजाइन भी इसको कहा जाता है, विक्टोरिया गॉथिक डिजाइन भी इसको कहा जाता है, विक्टोरिया गॉथिक, विक्टोरिया गॉथिक डिजाइन भी इसको कहा जाता है, विक्टोरिया गॉथिक और कैथोलिक डिजाइन इसका है। 9वें नंबर का सवाल, प्रत्येक वर्ष दिसंबर की किस तारीख को कोणार्क में उड़ीसा राज्य में सबसे बड़े भव्य नृत्य महोत्सव को देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं? कोणार्क के अंदर आपको देखने को मिलता है कोणार्क फेयर, कोणार्क फेयर आपको देखने को मिलता है, और यह आपको देखने को मिलता है कोणार्क मंदिर के पास। कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया है बताओ, और सवाल का जवाब भी दीजिए। जय महिष्मती, फटाफट बताओ। देखो, दिसंबर का जो महीना है बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। चलिए, देखो अगर हम बात करते हैं खालिद अल अदीनी, इजिप्ट के हैं, जो खालिद अल अदीनी इजिप्ट के हैं, ठीक है, और ये यूनेस्को के हेड है।
अब हम बात करते हैं जो आपका कोणार्क फेस्टिवल है वो 1 से लेके 5 दिसंबर में मनता है। अगर यहाँ पे 1 से लेके 10 दिसंबर होता तो वह देखने को मिलता कि हॉर्नबिल फेस्टिवल की डेट बन जाती। अब यहीं अगर मैं बात करता हूं, ये वर्मन डायनेस्टी के नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो गेंगिस डायनेस्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया है, नरसिम्हा वर्मन के द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर आप देखने को मिलता है नरसिंह देव, आपके याद रखेंगे, वर्मन नहीं याद रखेंगे, नरसिम्हा देव आप याद रखेंगे, नरसिम्हा देव इज द करेक्ट आंसर। नरसिम्हा देव सही है, वर्मन नहीं होगा बच्चे, नरसिम्हा देव है। 110 दिसंबर अगर होता तो देन यह आपका जो हो जाता, ये हॉर्नबिल हो जाता, हॉर्नबिल फेस्टिवल फ्रॉम नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल फ्रॉम नागालैंड हो जाता, हॉर्नबिल फ्रॉम नागालैंड आपका हो जाता, हॉर्नबिल फ्रॉम नागालैंड आपका ये हो जाता, हॉर्नबिल फेस्टिवल फ्रॉम नागालैंड आपको ये देखने को मिल जाता। ठीक है, चलो आगे हम अनुपम कैसा है, 10वें नंबर का सवाल बताइए, भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? When was the speed post service of the Indian Post was introduced? आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए इंडियन पोस्ट आपका कब शुरू हुआ था, तो इंडियन पोस्ट की बात करता हूं, यह 1853 में शुरू किया गया था बाय डलहौजी, डलहौजी ने इसको किया था, डलहौजी ने इसको किया था। अगर इस डलहौजी के अंदर ही आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर ये भी बता दीजिए कि जैसे इंडियन पोस्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे इंडियन पोस्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी बता दो कि इंडियन पोस्ट या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, वो पोस्टल डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया था? दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया था? दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया, या मुगल काल में किसने शुरू किया है? मुगल काल में किसने शुरू किया है? मुगल काल में, सिर्फ मुगल काल में तो शुरू किया, दिल्ली सल्तनत तो शुरू किया गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और मुगल काल में पोस्टल डिपार्टमेंट को जो स्टार्ट किया गया, मुगल एरा के अंदर मैं बात कर रहा हूं, मुगल काल में इसको शुरू कौन करते हैं? सर एकमात्र व्यक्ति का नाम याद रखना, मुगल काल में शुरू करता शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी आपको देखने को मिल जाएगा, शेर शाह सूरी आपको यहां देखने को यहां मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका 1986, 1853 डलहौजी के द्वारा इंडियन पोस्ट शुरू किया गया था, लेकिन स्पीड पोस्ट आपका 1986। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल है आपका, ये रहा 11वें नंबर का सवाल है, थोड़ा सा बताओ, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के अंदर ब्रिटिशर्स तो सफल रहे बट फ्रांसीसी फेल हो गए, इसके पीछे का कारण बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंतर्गत बात करते हैं। देखो यार, मैंने बहुत सोचा विचार किया, और विचार के बाद मैंने एक बड़ा अच्छा निर्णय निकाला कि आप लोगों के लिए मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लाइव कर रहा हूं, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ही हमारे अपने चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सुबह में आपको वीडियो देखने को मिलेगी, सुबह में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो देखने को मिलेगी, और बहुत जल्दी ही वो चीज की जा रही है। सुबह रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक वीडियो डाल दूंगा, शाम तक आप देख। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कई बार ना आप लोग भी सोचते होंगे सर कह देते हैं बट कर नहीं पाते, ये क्या बात होती है? अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन में जनशक्ति का मिला था, बिल्कुल है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये भी करेक्ट है। द ब्रिटिशर्स गेन द इमेंस प्रॉफिट एंड मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल इन द कॉन्टेक्स्ट रीजन ब्रिटिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर। अच्छा, स्टेटमेंट कितने? दो ही स्टेटमेंट है, बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट दो हैं, दोनों के दोनों ही इसमें करेक्ट है। ठीक है, याद रखना, दोनों ही करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा 12वें नंबर का सवाल है, बताइए कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के लिए अनुवाद प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य आपको देखने को मिला है? ठीक है, याद रखिए, कौन सा राज्य आपको देखने को मिल जाएगा पहला? Which state became the first in India to establish a translation system for Awadhi, Braj, Bhojpuri, Bundelkhandi और English in the Legislative Assembly? लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको है कौन सा देखने को मिल जाएगा? ठीक है, चलिए, ठीक है, फटाफट बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, क्या वो बिहार है, एमपी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है? करेक्ट लेवल पे हम बात करेंगे तो सर यह आपको जो देखने को मिल जाता है, यह कौन सा है?
करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है, जो अपने लिए ट्रांसलेशन सिस्टम लेकर आया है। ठीक है, चलिए 13वें नंबर का सवाल बताइए। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दो कथन हैं, दोनों कथनों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। पहला कथन आपके सामने है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ये यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। दिस कैन बी द वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएसआई। यूपीएसआई के लिए फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएसआई ये बन सकता है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएसआई यह बन सकता है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएसआई ये बन सकता है। तो बताओ, 13वें नंबर का सवाल है, बहुत बढ़िया। 29 रुपए का चंदा जिस हिसाब से आया है, अब तुम ये समझ लेना कि अब तुम देखो 29 रुपए का चंदा आते हुए, देखो बात को समझना। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग प्रणालियों को विकसित किया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो विकसितीकरण किया गया है, पहला पॉइंटर क्रिएट करता हूँ और पहले पॉइंटर के बारे में क्रिएशन करके मैं बताता हूँ कि भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके बंगाल क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि बंगाल जो क्षेत्र था, बंगाल में एक बड़ी जोरदार चीज शुरू की गई थी। बंगाल में एक बहुत जोरदार चीज शुरू की गई थी जिसको कहा जाता है जमींदारी सिस्टम, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया। जमींदारी या इसको स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसी को कहा गया था स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा जो आपका हमारा क्षेत्र है, वेस्टर्न यूपी है या पंजाब है, यहां पर शुरू किया गया था आपका क्या, महलवाड़ी सिस्टम है। और साउथ इंडिया में यूज किया गया था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। और इसकी वजह से क्या हुआ, किसानों में ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। दोनों सही है, ए सही व्याख्या भी करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यह भी आपका सही है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं 14वें नंबर का सवाल। बताइए, भारतीय संविधान अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रावधान के बारे में चर्चा करता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपकी बनाई जाती है, वो किस आर्टिकल के माध्यम से बनाई जाती है। क्लास के अंदर एक महिला है जिनका नाम है रीना शर्मा। दीदी, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, रीना दीदी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। रीना दीदी क्या बात कर रही हैं, ठीक है चलो अच्छा अनुपम, अगर आपको भेजने होते तो आप वैसे ही भेजते, ठीक है, याद रखिएगा। सर 29 वाले और चैट का ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? मुझे नहीं पता कि ये सुपर वगैरह ये कैसे काम कर रहे होते हैं। जिसको जो भेजने होते हैं वो भेजते रहते हैं। मोनेटाइजेशन केवल लाइव वीडियोस का है हमारा, बाकी वीडियोस का नहीं है। करेक्ट, हम चर्चा करते हैं। देखो, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा निहित है। प्रस्तावना में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 51 जो देखने को मिलता है, डीपीएसपी जो है, इसका आर्टिकल 51 जो आपको देखने को मिलता है, यह हमें पता लगता है कि सर यह अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करता है। ठीक है, याद रखना। भारत संविधान की 12वीं अनुसूची जो होती है, ये केवल नगर पालिकाओं से संबंधित है, केवल नगर पालिका से रिलेट करेगी। अनुच्छेद 392 इस संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार देता है। आर्टिकल 392 एम्पावर द प्रेसिडेंट इन दिस रिगार्ड। आर्टिकल 392 राष्ट्रपति को रिगार्ड देता है, हाँ करेक्ट। लेकिन ये अगर हम बात करते हैं, यह आपका अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से रिलेट नहीं करेगा, राइट। ये अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से रिलेट नहीं करेगा, वो कानूनी आर्टिकल 51 है जो राज्यों के ऊपर निर्भर होता है। 15वां आर्टिकल बताइए, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है चलो, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308 के तहत परिभाषित जबरन वसूली को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। जबरन वसूली की जा रही है उसके बारे में बताइए। भारतीय न्याय संहिता है, इंडियन जस्टिस कोड नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता आप लिखेंगे, भारतीय न्याय संहिता आप लिखेंगे, ठीक है चलो। तो पहला है, ए जेड पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है तथा पुलिस रिपोर्ट दर्ज ना करने के बदले में धन ऐंठने का इरादा रखता है। देखो बच्चे, इसको बोला जाता है मिसयूज ऑफ पावर्स, ये जबरन वसूली नहीं है। ए जेड से बिना किसी हानि की धमकी के धन उधार लेता है। बोरो अ मनी फ्रॉम जेड विदाउट एनी थ्रेट ऑफ हार्म, ये नॉर्मल बोरोइंग है। ए ऑफर ए सेल अ प्रोडक्ट टू जेड एट हाई प्राइस बट विदाउट एनी थ्रेट्स, अगर थ्रेट ही नहीं है
अगर थ्रेट ही नहीं है तो यह आपका इसके अंतर्गत होगा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं जो बेस्ट सिनेरियो दर्शाया जा सकता है इंडियन जस्टिस के अंतर्गत, जो जबरन वसूली को बताता है, जो जबरन वसूली को बताता है, इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपको क्या देखने को मिलता है। जबरन वसूली को बताता है, थोड़ा बताइए जैसे जबरन वसूली क्या है। यानी जब किसी से पैसे मांगे जाते हैं तो वो जबरन वसूली कहलाती है, वो जबरन वसूली आपकी कहलाती है। मतलब क्या मृत्यु का भय होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर मृत्यु का भय उसमें उत्पन्न हो जाएगा वो डकैती बन जाएगी। बच्चे बात को समझना, अगर मृत्यु का भय बन जाता है तो वह डकैती बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डकैती बन जाएगी। और जो 308 है धारा, वह डकैती के बारे में चर्चा ही नहीं करती, वह डकैती के बारे में चर्चा ही नहीं करती। बट अगर हम बात करते हैं जो पुलिस वाला है, ए जेड पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है, ये है आपकी जबरन वसूली जो 308 में लिखी हुई। एग्जाम्पल भी 308 में ही लिखा हुआ है। 16वां सवाल, ठीक है, यही है, सेम ही है, इसको काट दीजिए। बताइए 16वां सवाल ये बताइए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? खंजर के बारे में मुझे बताएंगे, किस किस के बीच में होता खंजर 12? खंजर 12 आपको 2025 में देखने को मिला था और यह किर्गिस्तान के साथ हुआ था। किर्गिस्तान के साथ यह देखने को मिलता है। कजाकिस्तान के साथ हम करते हैं काजिंद करते हैं, काजिंद एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ होती है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं 17वें नंबर का सवाल है, भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308 के तहत उद्यापन के अपराध की सजा क्या है? अगर कोई एक्सटॉर्शन करता है, पीछे सवाल आया था, अभी जस्ट उसी सवाल की तर्ज पर यहां आ गया है, इसमें कितना पनिशमेंट आपको मिलता है, कितना पनिशमेंट आपको मिलता है, इसके बारे में आपसे बताइए कि कितना यहां पर पनिशमेंट आपको मिलता है। जबरन वसूली की जाती है तो क्या होगा? जैसे क्लास के अंदर हमारे यहाँ पर एक छात्रा है जिनका नाम है जो है खुशबू, खुशबू जबरन वसूली कर देती हैं। मुझे लग नहीं रहा कि इस नाम के साथ आप जबरन वसूली कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। क्लास में एक अक्षय कुमार भी हैं, ये जबरन वसूली कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इनको 7 वर्ष तक की सजा का कारावास या जुर्माना या दोनों देने पड़ सकते हैं। 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट है जो 308 में बताया गया है, 308 में बताया गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है 18वें नंबर का सवाल है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? कमाल की बात यह है, आप मुझे ये बता दीजिए किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, किस आर्टिकल के अंतर्गत यह बात लिखी हुई है, किस आर्टिकल के अंतर्गत यह बात लिखी हुई है, इसके बारे में बताइए। किस आर्टिकल में यह बात लिखी है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस बारे में चर्चा करता है। सर वर्चुअल भाला कहाँ है आपका? बेटा वो प्रकट हो जाता है ऐसे, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ठीक है, पेश कर दिया जाएगा फिर वो। देखो बात को समझना, 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के बीच में एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? दैट इज अबाउट 6 मंथ्स, 6 महीने रखी गई है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 85 में, ठीक है वीरेंद्र भाई, कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 85 में ये लिखा हुआ है। इसके समक्ष आप याद रखेंगे, दिस इज आर्टिकल 85 जिसमें लिखा रहता है, किसमें लिखा रहता है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत ये लिखा रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल सुनिए। 18 के बाद 19वें नंबर का सवाल आप बताएं, बीएनएसएस के अंतर्गत छोटे अपराधों में डिफॉल्ट जमानत कितने में? 60 में है, बड़े अपराधों में 90 में डिफॉल्ट जमानत। बड़े अपराध में कितने में है? 90 दिनों में डिफॉल्ट जमानत आपको देखने को मिलती है। बड़े अपराध में 90 में है और छोटे अपराध में यह आपको देखने को मिलती है 60। 20वें नंबर का सवाल आपका ये रहा, 20th नंबर का, 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड जो पेट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना करी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा मान लिया। यूनाइटेड पेट्रियोट, और ये की इसलिए की गई ताकि कांग्रेस की खिलाफत कर पाए, कांग्रेस की खिलाफत कर पाए, इसलिए भाई साहब ये की गई है। इसमें भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ये इसलिए की गई ताकि कांग्रेस की खिलाफत यहां पर हो पाए, ठीक है अनिक्स भाई, इसलिए की गई ताकि कांग्रेस की खिलाफत हो पाए। 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, ठीक है। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। करेक्ट है सर, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आर ए की सही व्याख्या है, ये भी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा कि आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या आपकी करता है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक ऐसा देश था जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको 21वें नंबर के सवाल में, 21वें नंबर के सवाल में कि साइप्रस जो है इसने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। साइप्रस में
मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया। अब मोदी जी को हाईएस्ट ओनर इन्होंने दिया है, मोदी जी को हाईएस्ट ओनर इन्होंने दिया, हाईएस्ट ओनर इनके द्वारा दिया गया है मोदी जी को, ओनर इनके द्वारा दिया गया है, ओनर इनके द्वारा दिया गया है मोदी जी को। तो हम इसकी चर्चा करते हैं, जो हाईएस्ट ओनर दिया गया है इसके बारे में बताएं। ये दमिश्कश में है, निकोशिया है, काहिरा है, निकोशिया यूरो है, बात बताइए। साइप्रस की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? साइप्रस की कैपिटल आपको क्या देखने को मिलती है, फटाफट बताएंगे। तो देखो, दमिश्कश कैपिटल ऑफ सीरिया, ये सीरिया की कैपिटल है। किसकी? सीरिया की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, सीरिया की। निकोशिया करेक्ट है, निकोशिया ही है, बट क्या सीरियन दिनार है? नहीं सर, करेक्ट है यूरो, यूरो देखने को मिलता है साइप्रस में। मिस्र की कैपिटल क्या है? मिस्र की कैपिटल क्या है? जो मिस्र है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं अपन, इजिप्ट की कैपिटल आपकी क्या है? काहिरा, काहिरा, कैरो, आपको इजिप्ट की कैपिटल देखने को मिलती है। बहुत मजा आ गया सर। 22वें नंबर का सवाल ये रहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के अंतर्गत ताक झाक में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है? वाजिब, क्या बात। ताक झाक आपको देखने को मिलता है, और इसके बारे में आप मुझे बताएंगे ताक झाक के अंतर्गत क्या शामिल है। 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आपने सुना होगा, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। गलत है ये, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, गलत है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। किसी महिला को निजी कार्य करते हुए देखना, ये आपका वोयेगर होगा, वोयेरिज्म होगा, जिसको कहा जाता है ताक झांक करना। दैट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर है ए और बी, दोनों ही गलत है। किसी महिला के द्वारा निजी कार्य करते हुए उसकी तस्वीर लेना भी ताक झांक ही होगा, जो नहीं किया जाना चाहिए। सही बात तो यही है, ठीक है, याद रखिएगा। कुरकुरे का ऐड आ रहा है बीच में। 23वें नंबर के सवाल को बताइए, इन विच ईयर वाज द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इंप्लीमेंटेशन होता है? कि देश बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं रखेंगे, देश बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं रखेंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं, यह आपका कब सिग्नेचर इस पर हुए हैं? सर दैट इज इन 1975, जो आपको देखने को मिलेगा। 1975 आपको देखने को मिलता है कि बायोलॉजिकल वेपन्स क्रिएशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि अगर बायोलॉजिकली वेपन क्रिएट होते हैं तो इसकी वजह से परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिससे कि ज्यादा लोगों को हानि पहुंच जाती है, तो गलत होता है। ठीक है, आपको देखना 1975। 24वें नंबर का सवाल बताइए, जो आपको भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 के पहले के अंतर्गत हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए संभावित दंड क्या है? अगर किसी को लुढ़का दिया जाए, मतलब हत्या कर दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप बताएंगे कि देखो ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए खैर, बट अगर हम बात करते हैं इस तरीके की स्थिति अगर बनती है तो सजा क्या है? अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो सजा भी खून का बदला खून, मौत का बदला मौत देखने को मिलता है। डेथ पेनाल्टी देखने को मिल जाएगी, या लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, ये देखने को मिल सकता है। 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना, जी नहीं। आजीवन कारावास, मृत्युदंड, बिल्कुल नहीं। फाइन कौन लगाएगा इसमें? जुर्माना भी तो ऐड करना पड़ेगा भाई साहब, बात को समझिएगा, फाइन भी लग सकता है। ठीक, याद रखना। 25वें नंबर का सवाल, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक बहुत लंबे समय से 4 है, ठीक ही पढ़िए, आगे नहीं बढ़ पा रही। 26वां, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर बॉन्ड का मतलब क्या है। बीएनएसएस के लिए पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीएनएसएस? बीएनएसएस का मीनिंग, बॉन्ड का मतलब इसमें क्या होता है? बॉन्ड आपको क्या देखने को मिलता है बीएनएसएस के अंतर्गत, बताएंगे बॉन्ड क्या है। देखो, एक तो होता है आपका जमानत बॉन्ड, ठीक है, जमानत राशि बोलते हैं, ठीक है, रिलीजिंग बॉन्ड होता है, एक आपका बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो, तो जो बॉन्ड आपको देखने को मिलता है बिना किसी प्रतिभूति के रिहाई के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड या वचनबद्धता, अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, बिना किसी प्रतिभूत के रिहाई के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड या वचनबद्धता आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर। वचनबद्धता आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर। वाह जी वाह, याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं 26 के बाद 27वें नंबर का सवाल, बताएं थोड़ा सा, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है?
विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज द लॉन्गेस्ट फ्लो लेंथ? गोदावरी सबसे ज्यादा है। गोदावरी आपकी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती, नहीं राजमुंद्री में नहीं बनाती, गोदावरी निकलती है त्र्यंबक से, त्र्यंबक से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र, और ये सीधा आंध्रा में अपना डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंध्रा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन ये बताइए कि डेल्टा कहां बनाती है, बताएं डेल्टा कहां बनाती है। ठीक है, चलो बताएं। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, यह राजमुंद्री में डेल्टा बनाती है। नर्मदा रिवर आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग आपको देखने को मिलती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती हुई भंच घाटी में बहते हुए धुआंधार जाती है ये भी, राइट, बहुत बड़ा। कावेरी आपकी कर्नाटका के अंदर से निकलती है, कर्नाटका में से निकलती है, कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो होती हुई ये भी रपट जाती है बे ऑफ बंगाल में। 28वें नंबर का सवाल ये रहा भैया जी, बताएं थोड़ा सा। जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सशस्त्र बलों के उपयोग करके कानूनों को तितर बितर करने के लिए किया जाता है, 149 बीएनएसएस में यूज की जाती है, 149 बीएनएसएस इसमें यूज की जाती है। 29वें नंबर का सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल? तो आर्टिकल 74 बताता है कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ काउंसिल आपका होगा। काजू उगाने के लिए सबसे बेहतरीन मृदा आपको कौन सी देखने को मिलती है? कि सर काजू आपको सबसे ज्यादा कहां पर उगाए जा सकते हैं? सबसे बड़े लेवल पर, सबसे बड़े लेवल पर जो काजू उगाए जा सकते हैं, मैं जानना चाहूंगा यह कहां उगाए जा सकते हैं, फटाफट बताएं। काजू कहां उगाए जा सकते हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसके बारे में आप मुझे बताएं कि काजू कहां उगाए जा सकते हैं, बताइए। चलो, इसी के अंतर्गत बात की जा रही। देखिए जी, काजू जो है ये किस मृदा में उगाए जाते हैं? तो बहुत सारे लोगों का कहना है सर लाल लेटराइट मृदा में उगाए जाते हैं। वाह जी वाह, मैं तो खुश हो गया, वाकई में लाल लेटराइट मृदा के अंदर उगाए जाते हैं। परंतु अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल, सर इसके अंदर आपका हो सकता है कॉटन, आपके ब्लैक सॉइल में हो जाएगा, कॉटन ब्लैक सॉइल में हो जाएगा। लाल और पीली मिट्टी के अंतर्गत नहीं होता। जलोढ़ मृदा के अंदर गेहूं चावल सब कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 31वें नंबर का सवाल। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की कुर्की के संबंध में न्यायालय का या न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो क्या होगा? न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुर्की का एक्स पार्टे आदेश पारित कर सकते हैं, एक्स पार्टे आदेश जारी किया जा सकता है। काफी ज्यादा कॉमन है सवाल। 32वें नंबर का सवाल आप मुझे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भीतरगांव मंदिर के बारे में? इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, ईंटों से निर्मित भारत का प्राचीनतम मंदिर है। तो दोनों कथनों पर आपको बतानी है। तो अगर मैं बात करता हूं तो 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में तो इसका निर्माण नहीं हुआ था, ये 4थी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में निर्मित हुआ है, जहां तक मुझे याद जाता है। सर ये 4थी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच के अंतर्गत यह निर्मित होगा, बट नहीं भीतरी गांव तो लेट हो। हाँ ठीक है, 5वीं 6वीं सही है, सही है, सही है, सही है भाई, सही है, याद आ गया, दोनों ही सही होंगे। क्योंकि समुद्रगुप्त चलता है ना 4थी में, 5वीं में शुरू होता है अपना। 5वीं शताब्दी के इनिशियली तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, करेक्ट बात है, सी होगा, दोनों राइट है। बहुत बढ़िया। 36वें नंबर का सवाल जे रहा आपके सामने 36। अगस्त 2025 में पेंगुइन वॉकिंग इंडिया के द्वारा सेंसेक्स सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपोर्टेंट है जी, सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, ये किताब है सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल है, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया है। भारत की इकोनॉमिक्स के ऊपर यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं और करेक्ट लेवल की हम बात करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर संजय बारू करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संजय बारू करेक्ट आंसर, संजय बारू। बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेगा ये। ओके, 36 के बाद 37वें नंबर का सवाल बताइए। नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? नाबार्ड, नाबार्ड आपका 100 करोड़ के साथ बनता है। नाबार्ड जो बनता है किसके साथ बनता है? नाबार्ड 100 करोड़ के साथ बना है। यही अगर आरबीआई होता है, यह 500 करोड़ के साथ आपका बना था, 500 करोड़ के साथ आपका बना था। नाबार्ड आपको जुलाई 1982 में बनता है, या जुलाई 1982 में आपको देखने को मिलता है, 1982 जुलाई के महीने में बना है। 38वें नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर?
जो सिटाडेल का हिस्सा होता था, आप ये बात आप सभी जानते हैं, ये सवाल 38वें नंबर का है, और ये बात आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पियन साइट्स हैं, आपकी जितनी भी हड़प्पन साइट्स आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है हड़प्पन साइट्स, जिसमें एक तरफ वेस्ट साइड है, एक तरफ ईस्ट साइड है। वेस्ट साइड जो आपकी होती है, ये सिटाडेल का हिस्सा होता है, दिस इज हिस्सा ऑफ सिटाडेल, ये सिटाडेल का हिस्सा होता है। तो बताइए, या ग्रीनरीज फॉर ग्रीन, या फिर ग्रेट बाथ फॉर इंपोर्टेंट इंडिविजुअल्स, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदी, जनता के लिए आवासीय भवन, सर यह आपके ईस्ट साइड में देखने को मिलता है, यह आपके सिटाडेल का हिस्सा नहीं होता। सिटाडेल वेस्ट साइड हुआ करता था। करेक्ट आंसर डी होगा, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 38वें नंबर के बाद 39वें नंबर का। 46वें एशियान शिखर सम्मेलन कहां पर आपके हो रहे हैं? सर कुआलालंपुर, मलेशिया। यह मई 2025 में हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, मई 2025। अंतिम सवाल 46वें नंबर का, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की प्रथम घोषणा किस वर्ष में की गई थी? काफी आसान है, ठीक है। हाँ, 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत मुझे पता है, 2 से 3 क्वेश्चन हल्के से रिपीट हो गए हैं, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, भरपाई की जाएगी हर एक। बेटा कार्टून 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, किसी कारणवश रिपीट हो गए, ताकि आपको जो कराया है कम से कम वो याद तो रहे। तो याद रखना, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 बाय द प्रेसिडेंट वाज मेड अंडर विच ईयर? तो सर यह देखने को मिलेगा 1962 में, इंडो चाइना अटैक के दौरान, इंडो चाइना वॉर के दौरान यह किया गया पहली बार इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए, तो कोई समस्या नहीं है, चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं। अब बस वही बात है कि 2 बात में, आज प्रॉमिस डे भी है, तो भैया प्रॉमिस डे का सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं। ये लीजिए प्रॉमिस डे, हम बात कर लेते हैं प्रॉमिस डे। ले भाई ये ओम फो प्रॉमिस डे, ठीक है। वचनबद्धता दिवस की बात करते हैं, वचनबद्धता दिवस की बात कर लेते हैं। बताइए जी, क्या प्रॉमिस आप चाहते हैं, बताइए आपका क्या कहना है। जिस बच्चे का कंप्लीट हो गया, पढ़ने वाले बच्चे आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप बताओ सर, आप अपनी पानी की बोतल दिखा दीजिए जाते समय। अरे भाई अभी बची हुई है भाई, क्या बात करते हो। हमारे यहाँ ये ऐसे, मतलब मैं यहाँ अकेला ही हो रहा होता हूँ, तो 15-20 लीटर ऐसे ही रहता है, ये 15 लीटर है, इसको ऐसे उठा के पी रहे होते हैं। चलिए, हैप्पी प्रॉमिस डे सर, हैप्पी प्रॉमिस डे। और बताओ भाई, दाऊ ये वादा दिवस हम नहीं मनाते, बहुत बढ़िया। देखिए मैं जरूर बता दूं आपको, मैं आपको कंप्लीट जीएस यहाँ पे कराने वाला हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मुझे उसमें समर्थन की जरूरत है। देखो लाइव क्लास में तो आप सभी आ जाते हो, तो मुझे दिख जाते हो, बट मैं चाहता हूँ कि जो वास्तविकता में पढ़ना चाहता है, तो भैया आपके लिए रिकॉर्डेड जीएस मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। रिकॉर्डेड जीएस आपकी आ रही है पूरी, जीके मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए, रिकॉर्डेड जीके पूरी की पूरी, ठीक है। याद रखिएगा, पूरी की पूरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो मुझे इसके लिए आप टाइमिंग बता देना, टाइम कौन सा होना चाहिए, टाइम कितने टाइम बजे इसको रखूं, और इसके बारे में ये भी बता देना, इसका अगर कोई नाम अगर आपके पास है तो नाम भी बता दें, ठीक है। कोई नाम है या कुछ है तो वो भी बता दें, ओके। तो आज के लिए हम कुछ ऐसा ही रखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। थोड़ा सा इसके अंतर्गत चर्चा करनी है, तो आप जरूर बताइएगा। बाकी उम्मीद है कि आपका इस बार यूपीएसआई में सिलेक्शन जरूर होगा। आपके लिए बहुत जल्दी बड़े बड़े सेशन भी मैं कराने वाला हूँ, तो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे बताओ।